अस्सलाम वालेकुम। सीरिया चंद में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और कोशिश करें कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, अपनी इर्द गिर्द के लोगों के साथ जितनी भी आपकी इंटरेक्शंस हैं, अपनी इन्वायरमेंट के अंदर आपका जो भी इम्पैक्ट है, आपका जो भी इनपुट है, वो हमेशा पॉजिटिव रहे और अच्छा रहे। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के लिए कोई कुछ अच्छी बात कह सकते हैं, चलें अगर किसी की मदद नहीं भी कर सकते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये एक्ट ऑफ काइंडनेसेस एक्चुअली में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट रखते हैं हमारी सराउंडिंग्स के ऊपर। अगर हम सच में चाहते हैं कि दुनिया को तब्दील कर सकें या फिर जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर सकें दुनिया से, तो आई थिंक हमें सबसे पहले अपनी इन्वायरमेंट से और अपने आप से स्टार्ट करना होगा। और अगर हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, तो बाकी चीज़ें आपके एटलीस्ट जो सराउंडिंग लोग हैं, हो सकते हैं उनमें से कोई एक शख्स ही आपकी एग्जाम्पल को देखते हुए अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। इसी के साथ अगर हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चे भी हमेशा बड़ों की एग्जाम्पल को देखते हैं। वो ज़्यादा ये नहीं सुनते बल्कि कि आप क्या उनको बता रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह बच्चे नोटिस कर रहे होते हैं। तो हमेशा ख्याल करें इस चीज़ का कि आप बच्चों के सामने किस तरह से एक्ट करें और उनके लिए किस तरह की एग्जाम्पल सेट करें, चाहे आपके अपने बच्चे हैं या नहीं, आपके घर में बच्चे हैं या नहीं। हमेशा ये सोच के चलें कि आप एक्चुअली में आप जो भी कर रहे हैं वो सब एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो हमेशा ये सोच के अपने जो भी काम है उनको भी करें, अपना जो इनपुट है, अपनी जो बात है उसको भी ये सोच के करें कि हो सकता है उसका किसी और के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रही है कि आपकी हर सेलिब्रेशन का हिस्सा बने और हम हमेशा आप लोगों को कहते हैं कि आप लोगों की कोई भी सेलिब्रेशन है, बर्थडे सेलिब्रेशंस हैं, कोई फैमिली के साथ आपका इवेंट है और आप चाहते हैं कि हम भी उसका हिस्सा बने और हमारी ऑडियंस इनफैक्ट भी उसका हिस्सा बने, तो 30 सेकंड की वीडियो बनाएं, उस नंबर के ऊपर उसको सेंड करें जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है और हम स्टूडियो से हमारी पूरी टीम आपकी हर सेलिब्रेशन में पार्ट लेगी। आगे बढ़ते हुए आज सालगिरह है मोहम्मद इब्राहिम की और ये फर्स्ट सालगिरह है, तो एक छोटी सी वीडियो पहले वो देख लेते हैं। बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो आपको मोहम्मद इब्राहिम। आपकी अभी सिर्फ पहली सालगिरह है। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में हर खुशी दे, आपकी जो भी ख्वाहिशात हों वो अल्लाह ताला बेशक पूरी करें और गम के साए, मुसीबत के साए, नज़र के साए आपके आसपास भी ना आए। आगे बढ़ते हुए राना आबिद की भी सालगिरह है, एक और छोटी सी वीडियो है वो भी देख लेते हैं। बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो आपको राना आबिद। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आएँ और गम के साए कभी आपके आसपास भी ना आए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि डिफरेंट इश्यूज़ के हवाले से बात करें। जो हमारा डिस्कशन होता है हमेशा फैसलाबाद शहर के अराउंड फोकस होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई डू फील लाइक कि कई दफ़ा जो इश्यूज़ कवर कर रहे होते हैं हम वो डिफरेंट और शहरों पर, डिफरेंट और कंट्रीज़ पर, डायनामिक्स पर भी इम्पैक्ट करते हैं, बट हमारा फोकस हमेशा फैसलाबाद शहर रहता है। आज स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से बात कर सकते हैं कि किस तरह से आज स्पेशली करियर काउंसलिंग में कौन से इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे जो बच्चे इस वक्त या तो मैट्रिक में हैं, इवन उससे पहले भी इवन अगर आप डिसाइड करने की कोशिश करें कि आप यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ना चाहते हैं या अपना करियर किस तरह से बनाना चाहते हैं, तो आई थिंक आज सिनेरियो इस तरह का है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, बट क्या बच्चों को आज पता है, पेरेंट्स को पता है कि कौन से ऑप्शंस की तरफ वो जा सकते हैं। एंड इनफैक्ट इंटरेस्ट एक तरफ होता है आपका, लेकिन उसके साथ आप किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल सक्सेस को, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको पता होगा कि आपके पास पोटेंशियली कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, बेहतर तरीके से फैसला कर पाएंगे कि आप किस डायरेक्शन में अपने आप को लेकर जाना चाहिए। एंड द सूनर यू नो द बेटर इट इज़ इन फैक्ट, ताकि आप उस तरह से चीज़ों को शेप कर सकते हैं। अपने आप को नैरो भी नहीं करना चाहिए, अपनी जो ऑप्शंस हैं उनको डेफिनेटली किसी भी अर्लियर स्टेज पे, ताकि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो। इन द केस कि आप अपना माइंड चेंज कर लें, आपके पास वो ऑप्शंस अवेलेबल ही रहें, पर एट द एंड ऑफ द डे वो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करियर काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करेंगे, करंटली हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्या सिनेरियो है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही खास मेहमान आज मैं स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, मोहम्मद अबरार वाहद हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन CPEC लीड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्टैंडिंग कमेटी FCCI है, को फाउंडर करियर काउंसलिंग पाकिस्तान। भी आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए।
जब हम बात करते हैं करियर काउंसलिंग की, आज हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कितने बच्चे, अगर हम परसेंटेज में बात करें, एक्चुअली में जानते हैं कि पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट एफएससी उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक सिटी 41 कि वो ऐसे इश्यूज़ के ऊपर वक्तन फ़वक्तन बात करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं मुझे भी और बहुत से लोगों को, जो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जहाँ तक करियर काउंसलिंग की हम बात करते हैं हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो करियर काउंसलिंग की फैसिलिटीज़, इसके इम्पोर्टेंस को लेकर तो हम सब जानते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी इम्पोर्टेंस आज तक किसी भी इंडिविजुअल ने आए नहीं किया। लेकिन इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस जितनी ज़्यादा है उसके क्या उतना इसके ऊपर काम भी हुआ है कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक लेवल के, इंटरमीडिएट लेवल के, उनके पास क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी सर्विसेज अवेलेबल हैं कि वो करियर काउंसलिंग ले सकें और एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें जो कि आने वाली सारी ज़िंदगी में उनके जो आपकी आने वाली ज़िंदगी उस पर इफेक्ट आ रहा है। जब हम इसको देखते हैं तो हमें बहुत मायूसी होती है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर में किसी भी लेवल के ऊपर कोई खाते ख्वाह काम इसके ऊपर नहीं हुआ। जैसे हम आपकी कुछ डेटा के हवाले से हम इसको एक रिसेंटली पाइड इस्लामाबाद में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से जितने पाकिस्तान में ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं हर साल, उसमें से कितनों को जॉब मिलती, तो उसकी एक मोर देन 50% एक जो अमाउंट थी, इसकी जो रेशो थी वो ऐसी थी जो कि अनएम्प्लॉयबल थी। एक चीज़ ये है कि एम्प्लॉयमेंट कितनों को मिलती है और दूसरी उससे भी ख़तरनाक चीज़ ये है कि एम्प्लॉयबल हैं भी नहीं। आई बीइंग माई सेल्फ एज अ करियर काउंसलर और उसके साथ में मेरा चूँकि चैम्बर के साथ भी कोलैबोरेशन रहता है, तो वहाँ पर भी लोगों को जो जॉब देने वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ इंटरेक्शन रहता है, तो उनके अंदर भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शिद्दत से उस चीज़ को फील करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत मतलब मुझे दिल के साथ ये कहना पड़ता है कि दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। और जब हम ये कहते हैं कि दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर वो स्किल सेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट या जॉब देने वाले जिन्होंने जॉब देनी है उनको जो स्किल सेट चाहिए वो उनके अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर उनको नहीं मिलता है। तो ये उस रिसर्च ने भी, उसके रिजल्ट भी कुछ इसी तरह कहते हैं कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है इन द कॉन्टेक्स्ट कि वो स्किल्स उनके अंदर नहीं है जो कि मार्केट की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, जब इसके ऊपर गौर करते हैं या देखने समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है, तो उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमारे जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं और बाद में डिग्री भी कर लेते हैं, इवन देन तब तक भी उनको उस डिग्री के ऊपर, उसके अंदर जो कुछ उन्होंने पढ़ा होता है उसके ऊपर ग्रिप नहीं होती। और वो ग्रिप क्यों नहीं होती कि वो जो कोर्स जो भी उन्होंने ऑप्ट किया होता है वो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं होता। वो ऐसे ही होता है कि किसी के चाचा ने कहा बेटा ये आप कर लो, किसी की आंटी ने कहा बेटा मेरे बेटे ने ये किया था तो आप ये कर लो, तो और ये एक भेड़ चाल है। यानी कि इस भेड़ चाल में कोई दोस्त के पीछे चला जाता है कि मेरे दोस्त ने या मेरी दोस्त ने फलां जगह एडमिशन ले रही तो मैं भी वहाँ जाऊँगी या जाऊँगा। तो इस सारे के अंदर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट या इंपॉर्टेंट कंसीडर करने की जो चीज़ है वो ये कि मेरे पर्सनैलिटी, मेरे साथ कितना अलाइंड है ये प्रोफेशन या ये जो डिग्री प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ। जब इस चीज़ को हम निगलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल भी इसको कंसीडर नहीं करते, तो फिर उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब ऐसे स्टूडेंट्स डिग्री करके यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो पाइड जैसे इदारे जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कितने, उनकी एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिलती है या कितने एम्प्लॉयबल है, तो उनको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जो कि बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से अच्छे नहीं हैं। अब ये सारी तो एक पस मंज़र है और इसके साथ हम देखें कि अगर ये इस सिनेरियो को, इसके ऊपर बहुत बात होती है, तो इसका वे आउट क्या है, हमें कोई वे आउट भी होना चाहिए कि क्या इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने अपने करियर काउंसलिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक मॉडल, हमने 8 फैक्टर मॉडल है जो स्टूडेंट्स के लिए कि वो उनको हम बताते हैं, गाइड करते हैं कि इन 8 फैक्टर्स को आप कंसीडर अगर आप करें कोई भी डिग्री प्रोग्राम ऑप्ट करते हुए, तो चांसेस हैं कि वो एक अच्छा डिग्री प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसमें अब मैं चाहूँगा कि हम जो 8 फैक्टर्स उसमें एक उसमें सबसे पहले जो आपके लिए कि डिग्री प्रोग्राम आपके लिए कौन सा सूटेबल हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी। हर एक इंडिविजुअल हम जानते हैं कि एक दूसरे से वो डिफरेंट है। इवन 2 सगे भाई बहन भाई जो घर में होते हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल दूसरे से चूँकि डिफरेंट है हर लिहाज से, तो उसकी पर्सनैलिटी भी डिफरेंट होगी। तो उस पर्सनैलिटी के लिए उसकी पर्सनैलिटी क्या है, हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट पर्सनैलिटी है। और जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो मैं इसको 3 हिस्सों में देखता हूँ
के पर्सनैलिटी के 3 पार्ट्स हैं। एक है आपकी वैल्यूज़ और दूसरा आपकी है एबिलिटीज़ और तीसरा आपकी इंटरेस्ट। वट डू आई मीन बाई वैल्यूज़ मीन फॉर मी के लाइफ में आपके लिए या उस स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्या उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे ऐसा करियर या ऐसे प्रोफेशन में जाना है जहाँ पर रिकग्निशन हो, मुझे रिकग्नाइज़ किया जाए, या उसके लिए ऐसा करियर इंपॉर्टेंट है जिसमें वर्क इन्वायरमेंट जो है वो कंफर्टेबल हो, वहाँ पर ब्लैक पुलिंग ना हो, एक अच्छा सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट हो, या क्या उसके लिए ऐसी जॉब मैटर करती है, इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर रिलेशनशिप्स उसके जो लाइफ जो उसके फैमिली के लोग हैं उनके साथ उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, उनको भी साथ में अच्छे से लेकर चल सके। लाइक हम डॉक्टर्स प्रोफेशन की बात करते हैं तो वो बहुत टाइम डिमांडिंग प्रोफेशन है जिसमें आपके रिलेशनशिप्स किसी तक कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। तो इट्स अबाउट योर वैल्यूज़। आपने ये देखना है सबसे पहले कि आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, आपने उसको प्रायोरिटाइज सेट करना है कि या मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे लिए खिदमत खल्क इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसा प्रोफेशन होगा जिसमें लोगों के काम आ सकूं, या ऐसा जिसमें मेरे लिए पैसा हो, या ऐसा जिसमें बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल हो। आपने जितनी भी चीज़ें मेंशन किया, आई फील लाइक डिफरेंट प्रोफेशंस में आज हमारे पास वो रूम मौजूद है जहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर जो कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द वे दे चेंज देयर माइंड, तो दे कैन डेफिनेटली वो जीपी की तरफ आ सकते हैं। वो अगर ज़्यादा नहीं अपने आप को अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम ज़्यादा गुजारना चाहते हैं तो ऐसे ऑप्शंस लाजमी तौर पे मौजूद हैं। और द बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे या ग्रेजुएट्स करते हैं वो एक चीज़ के ऊपर अपना माइंड बहुत जल्दी सेट कर लेना। अग्री करेंगे इस बात से कि बहुत जल्दी अपने ऑप्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर लेना, बहुत जल्दी एक फोकस कर लेना और ये एक्सप्लोर ना करना ऑप्शंस को, देखना नहीं कि मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली में किस साइड पर है। और अगर आप इनिशियली एक साइड पर इंटरेस्ट आपका पहले था भी, हो सकता है वो बदल जाए। एंड आई थिंक ये चीज़ ज़्यादा लोग रियलाइज़ नहीं करते। बिल्कुल ऐसे इसमें इंटरेस्ट की जो हम बात करते हैं तो इसको लेकर स्टूडेंट जो हमारे पास आते हैं उनको भी मैं एक बात कहता हूँ। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर अगर आपके पास टेबल के ऊपर खाने के लिए आपके सामने 5 डिशेज मौजूद हैं तो यू विल ऑप्ट ऑफ वन फ्रॉम दोज 5। लेकिन अगर आपके पास वो जितनी ज़्यादा ऑप्शन होंगे, इसी तरह करियर के केस में कि आपके पास जितने ज़्यादा प्रोफेशन के बारे में, करियर्स के बारे में, डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी, उतने ज़्यादा आपको पता होगा कि इनमें से मेरे साथ कौन सा अलाइंड है। लाइक अगर मैं आपको थोड़ा सा डेटा शेयर कर दूँ, हम एक डेटा कंपाइल कर रहे हैं जिसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल के, BS लेवल के डिग्री प्रोग्राम पाकिस्तान में कितने ऑफर हो रहे हैं। तो 284 डिग्री प्रोग्राम तक हम डेटा कंपाइल कर चुके हैं और ये अभी गोइंग है, इसमें और भी ऐड होंगे। ये तो वो जो BS लेवल के। इसकी तरह टैप्टा की तरफ से हम बात करें तो एक स्टूडेंट के पास मैट्रिक के बाद टैप्टा की तरफ से 124 कोर्सेज, डिफरेंट टेक्निकल कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, जिसमें से 117 कोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए मैट्रिक स्टूडेंट एलिजिबल है। द रिमेनिंग 5 इज़ फॉर इंटरमीडिएट, उनके लिए इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट है। तो 117 ऐसे कोर्सेज टेक्निकल टैप्टा के। इसी तरह हम PVTC की बात करते हैं, पाकिस्तान वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल है, तो उनकी तरफ से कुछ 68 के करीब, 65, 68 के करीब ऐसे डिफरेंट टेक्निकल कोर्सेज हैं, 1 साल के और 2 साल के, जिसमें से तकरीबन 62 के लिए मैट्रिक स्टूडेंट एलिजिबल है। अब उसके बाद जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहे उसके पास 280 प्लस डिग्री प्रोग्राम्स, टैप्टा के 117 प्लस प्रोग्राम्स, PVTC के 62 प्लस प्रोग्राम्स, तो ये एक रेंज ऑप्शन की है। तो हमारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि उनको ये 280 तो बहुत ज़्यादा है, उनको लेट अगर हम काउंट करना यहाँ पर भी स्टार्ट करें तो 5, 10, 15 से ज़्यादा का वो नाम नहीं ले सकेंगे। तो जब आपको स्टूडेंट को उनके बारे में पता ही नहीं होगा तो कैसे ये पॉसिबल है कि वो एक अच्छा करियर चूज़ कर सके या एक अच्छा डिसीजन ले सके, वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। अब जितने ज़्यादा ऑप्शंस का उसको पता होगा, चांसेस ज़्यादा, क्योंकि अगर उसको लेट्स सपोज 50 ऑप्शंस का पता है तो हो सकता है उन 50 के अलावा और कुछ ऐसे ऑप्शंस मौजूद हों जो बहुत ज़्यादा सूटेबल हों उसके साथ। अच्छा, इस वक्त करंटली हाईएस्ट पेइंग अगर हम जॉब्स की बात करते हैं, आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वांट दैट। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं चाहती हूँ आप खुद भी क्लैरिफाई करें, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट हैं, बट आई डू फील लाइक कि किसी भी प्रोफेशन के अंदर आपके पास डिफरेंट पोजीशंस अवेलेबल होती हैं। तो अगर आप डेफिनेटली अपने एक करंट फील्ड में ना आप फील कर रहे हैं कि नहीं, मतलब मेरी प्रायोरिटीज़ तब्दील हो चुकी हैं, मे बी आप मेडिकल में हैं या किसी, जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दी, बट उसके अलावा और भी बहुत सारी फील्ड हो सकती हैं जिसमें आपकी प्रायोरिटीज़ एट एनी पॉइंट इन टाइम तब्दील हो सकती हैं। हो सकता है आपकी प्रायोरिटी इस वक्त अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा आपके पास
आप अपनी पे निगोशिएट कर सकते हो या कोई भी चीज़, एंड एट द एंड ऑफ द डे ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, पता नहीं होता है। तो कोशिश करेंगे इसके बारे में भी ज़रूर बात करें कि किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं तो किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। आप अपनी अगर स्पेशलाइजेशन को तब्दील करना चाह रहे हैं, एक्सपर्टीज़ को अपनी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और उनके बारे में भी ज़रूर बात करें। कुछ डायरेक्शंस में आपको फॉर श्योर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करके आप अपनी प्रायोरिटीज़ अगर तब्दील हो रही है लाइफ में, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी भी फील्ड को कम्प्लीटली छोड़ना है। मज़ीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक ले लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज बात करें करियर काउंसलिंग के हवाले से। आई डू फील लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के भी होते हैं जो कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन एंड वंस आपने इवन आपने जॉब भी स्टार्ट कर दी होती है तो भी आपके पास उन क्वेश्चंस के आंसर्स मौजूद नहीं होते हैं, और आप एक तरह से आई थिंक यूर लर्निंग एज यू गो। तो कोशिश करेंगे ना सिर्फ उन सवालात के जवाब लें आज, लेकिन उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं जो कि फॉर एग्जांपल ओ लेवल्स अपना ख़त्म करने के पॉइंट पर हैं, ए लेवल्स ख़त्म करने के पॉइंट पे हैं, डिबेट करें कि कौन से प्रोफेशंस उनके लिए बेहतर रहेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। एंड हाईली इन डिमांड स्किल सेट जो कि आज के वक्त में हर किसी के पास इररिस्पेक्टिव ऑफ के कौन से प्रोफेशन में आप काम करते हैं होना ज़रूरी है, उसके बारे में भी लाजमी तौर पे बात करेंगे। जिस तरह से मैंने 3 पॉइंट्स मेंशन किए एंड आई थिंक एक एक करके कोशिश करते हैं कि हम सबको कवर कर पाएँ। कुछ इस तरह के प्रोफेशंस में आप प्रायोरिटीज़ अपनी तब्दील कर सकते हैं। फील लाइक कि ये रूम हमेशा आपके पास अवेलेबल होता है, लेकिन लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। उनको लगता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक प्रोफेशन में हैं तो हमारे पास ऑप्शंस एक्चुअली में रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। बहुत सारी फील्ड्स एक्चुअली में इंटरट्वाइंड होती हैं और क्रॉस ओवर करते हैं स्किल सेट के अंदर। तो थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चे आर्ट्स में हैं, कोई बच्चे बिजनेस में हैं और वो अब अपनी फील्ड को स्विच करना चाहते हैं, तो आई थिंक टाइमिंग के लिहाज से अगर हम देखते हैं टीचिंग में आप जा सकते हैं फॉर एग्जांपल। उसके अलावा और बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जो कि मौजूदा स्किल सेट के ऊपर बेस करके आप आगे अपने बेहतर कर सकते हैं ऑप्शन। एग्जैक्टली। अच्छा, इसको लेकर हमारे मैं थोड़ा सा डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। पाकिस्तान में इस डोमेन में चूँकि इतनी रिसर्च हुई नहीं है, इंटरनेशनली इसके ऊपर रिसर्च हुई थी कि एक पर्सन जो है अपनी लाइफ के अंदर कितने प्रोफेशंस चेंज करता है, पूरे लाइफ स्पैन के दौरान कितने प्रोफेशन में हो जाता है। तो आज से 2000 या 2000 से पीछे की बात करें तो वो 1 से 2, 2 से 3 इतने तक थे कि एक किसी प्रोफेशन में गए, सारी ज़िंदगी उसी में रहे, या मैक्सिमम दूसरे या तीसरे में, मैक्सिमम 1, 2 और 3। फिर उसके बाद 2010 की हम बात डेटा देखते हैं तो उसमें एक पर्सन के लाइफ टाइम में 5 to 7 तक उसके प्रोफेशन उसने लाइफ टाइम में चेंज किए। और अभी लेटेस्ट जो डेटा है वो मैं बताता है कि एक पर्सन अपनी लाइफ के दौरान, पूरी लाइफ के दौरान ऑलमोस्ट 15 से 20 डिफरेंट प्रोफेशंस में 15 से 20। यस, और ये डेटा है ऑस्ट्रेलिया का। तो वहाँ से हमें ये आइडिया होता है कि जॉब नेचर्स जो हैं वो किस तरह से चेंज हो रही हैं। एक वक्त था कि जब हम किसी एक प्रोफेशन में जाते थे और सारी ज़िंदगी उसी में गुजारते थे, अब ऐसा नहीं है। जॉब नेचर ऑफ वर्क चेंज हो रही है, जॉब रोल्स चेंज हो रहे हैं। कोविड से पहले और कोविड के बाद के जॉब वर्क एनवायरनमेंट्स हैं वो टोटली चेंज हैं। इट्स अ न्यू नॉर्मल नाउ। पहले वर्क फ्रॉम होम की अगर कोई सोचता था तो वो उसको सोचना भी, इमेजिन करना बड़ा डिफिकल्ट था कि कैसे वर्क फ्रॉम होम, अनप्रोडक्टिव समझा जाता था। यस, लेकिन जब से लोगों को ये करना पड़ा है तो लोग इसके ऊपर रिसर्च हुई और दे शॉक्ड कि ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है। कुछ उसके जो एस्पेक्ट्स है उसमें तो ये भी एक है कि लाइफ ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं उन लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए जो किसी भी एक प्रोफेशन में आ जाएं और वो प्रोफेशन को स्विच करना चाहते हैं। और हम अपने लाइफ टाइम के दौरान किसी भी प्रोफेशन में जब हम जो भी कुछ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें एक सर्टन स्किल सेट हर एक प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है। आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ स्किल्स गेन किए हैं। और अगर आप लाइफ में उस स्टेज पर हैं कि आपको लगता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस प्रोफेशन, या मुझे किसी भी रीजंस की वजह से मुझे स्विच करना है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि आज के वक्त में तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। उसके लिए करना सिंपली आपको क्या है, आपको खुद से बैठ कर आइडियली किसी करियर काउंसलर से कंसल्ट करें कि मेरा ये करियर पाथ है, अब तक की मेरी हिस्ट्री है, मैंने ये प्रोफेशन में काम किया है। ही विल फैसिलिटेट यू इन एनालाइजिंग, अच्छा इन प्रोफेशन के दौरान कौन कौन से स्किल सेट्स आपने गेन किए हैं, कौन से स्किल्स आपके अंदर हैं, और फर्दर इन फ्यूचर कौन से प्रोफेशन को आप जिसके बारे में कंसीडर कर रहे हैं, तो उनमें से कौन से स्किल्स हैं जो उसमें आप किस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उनसे किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं, या फर्दर
कौन सी और स्किल्स ऐसी हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगी, लाइक देयर कुड बी सम शॉर्ट कोर्स, कोई टेक्निकल एजुकेशन को शॉर्ट कोर्स कुछ हो सकता है, कोई सिंपल ट्रेनिंग हो सकती है, या कुछ और स्किल सेट हो सकता है, तो वो आप लेकर उस प्रोफेशन में जा सकते हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको लेकर समझा जाए कि मैंने अब एक क्लास किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में डिग्री मैंने 4 इयर्स की है तो अब मेरे लिए ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और मैं किसी और में जा नहीं सकता। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अनटिल कि यू आर कमिटेड कि मैं वो एक उस चेंज से गुजरने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं मैं उसके लिए विलिंग हूँ। इफ़ यू आर विलिंग देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अच्छा, एक तो ये, और इससे पीछे हम जो करियर मॉडल का मैं चाह रहा था उसको मैं लेकर थोड़ा सा आगे कंप्लीट करूँ, उसका मैंने जस्ट एक अभी एक्सपेक्ट किया था 8 फैक्टर में। द फर्स्ट वन वाज एक पर्सनैलिटी जिसके 3 डायमेंशन मैंने कहा। वैल्यूज़ कि आपने देखना है आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है। देन कम्स एबिलिटी, दे आर मोर देन 45 एबिलिटीज़ जो रिपोर्टेड हैं। अब आपने देखना है कि आपके अंदर उनमें से कौन सी एबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हर एबिलिटी लिंक्ड है किसी सर्टन प्रोफेशन के साथ। अगर आपके अंदर कोई एक सर्टन एबिलिटी है तो कोई कुछ ऐसे प्रोफेशन लाजमी होंगे जिनमें उन एबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो इफ़ यू गेट टू नो कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं, आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, योर वैल्यूज़, आपके अंदर एबिलिटीज़ कौन सी हैं। और फिर थर्ड नंबर पे इंटरेस्ट, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। अ पर्सन कुड बी रियलिस्टिक, ही कुड बी इन्वेस्टिगेटिव, he could be artistic, he could be conventional, or he could be an enterprising interest. तो इन 6 टाइप्स के अकॉर्डिंग प्रोफेशंस हैं। आपकी कौन सी वैल्यूज, आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी एबिलिटीज़ कौन सी हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, इनके लिए कौन से प्रोफेशंस जिनमें इन वैल्यूज़ की, इन एबिलिटीज़ की और इन इंटरेस्ट की गुंजाइश है, जो इनसे अलाइंड है। अगर आप ऐसा प्रोफेशन, ऐसा डिग्री प्रोग्राम चूज़ करें तो ये तो होगा आपका इंडिविजुअल इंटरनल एक पर्सनैलिटी क्या आता है। अब 4 एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं, उनमें से द फर्स्ट वन इज़ हेल्थ। अब बहुत ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स उनमें जाना चाहते हैं, लाइक आर्मी। मेरे पास रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनका आई साइट का इशू था, बट वो ही वॉज वेरी मच कमिटेड कि मैंने आर्मी को ज्वाइन करना है। डिटर्मिनेशन, ही वॉज वेरी मच डिटर्मिन्ड, बट द फैक्ट दैट हिज आई साइट वॉज नॉट इनफ दैट ही कुड ज्वाइन आर्मी। सो इट इज़ टाइम फॉर हिम टू रियलाइज कि आर्मी इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। अच्छा, इसमें आर्मी से मुझे एक और बात भी कि बहुत से हमारे बच्चे, हम पेट्रियट पाकिस्तानी हैं तो माशाल्लाह, तो हमारे बच्चों में बहुत एक वो जज्बा होता है कि हमने अपने फौज आर्मी में जाना है, सर्व करना है कंट्री को। तो कंट्री को सर्व करने के लिए बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ आर्मी में जाएं। आज के वक्त में तो अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन जाते हैं तो आप एक अच्छे आर्टिस्ट बने, दुनिया में अपने आप को मनवाएं। तो दिस इज़ अ वे यू आर सर्विंग पाकिस्तान, योर कंट्री। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं तो लोगों के काम आए, लोगों के सर्व करें, अच्छे डॉक्टर बने, तो ये भी अपने मुल्क के आप काम आ रहे हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, आप उसकी टॉप पोस्ट पे जाएं, टॉप जगह पे जाने की कोशिश करें, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करें। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो लोग आर्मी में जाते हैं सिर्फ वही सर्व करते हैं। आप माशाल्लाह मीडिया में, आप मीडिया में रहकर बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं। जर्नलिस्ट हैं, जो भी जिस भी प्रोफेशन में, अगर वो उस प्रोफेशन में डेडिकेशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ परफॉर्म करता है तो वो बिल्कुल अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छे तरीके से बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा, हमने हेल्थ की बात की। अब हेल्थ के बाद इसमें एक और सुन लो तो एजुकेशनल लेवल। कुछ डिग्री प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि जिनके लिए बैचलर्स BS ऑनर्स 4 इयर्स डिग्री इनफ नहीं होती। उनके लिए ज़रूरी है कि अगर आप स्टूडेंट उस डिग्री में जाता है तो ही हैज़ टू गो फॉर MPhil एंड, और कुछ सर्टन डिग्रीज के केस में ही हैज़ टू इवन गो टिल PhD। तो ही शुड हैव आइडिया एट द स्टार्टिंग, जब वो BS में इनरोल करने लगे। लाइक बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, BS बायोटेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल, इट्स अ रिसर्च बेस्ड डिग्री। तो और इसका जो काम ज़्यादा लैब वर्क है, तो उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली जितनी जॉब्स भी आती हैं उसके लिए BS इज़ नॉट इनफ। अगर कोई स्टूडेंट BS बायोटेक्नोलॉजी के लिए कंसीडर कर रहा है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, तो ही शुड कंसीडर या ही शुड कीप इन माइंड कि मुझे इसके लिए MPhil भी करना है। अगर आप ये कहें कि मुझे BS के बाद आई विल स्टार्ट सर्चिंग जॉब, या मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मुझे BS के बाद जॉब करनी है, तो परहैप्स ही शुड नॉट कंसीडर BS बायोटेक, ही मे ऑफ सम अदर डिग्री प्रोग्राम। मैं जिस तरह आपसे पूछ रही थी कि देयर आर डेफिनेटली सम प्रोफेशंस दैट पे बेटर देन अदर प्रोफेशंस। इस वक्त हाईएस्ट पेइंग डिग्रीज कौन सी होंगी जिनमें बच्चे जा सकते हैं? मुझे इसमें ठंडी आप बननी पड़ रही है। मैंने रिसेंटली जो पहले एक डेटा का जिसका शेयर किया, पार्ट में एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी, उसमें उन्होंने जहां एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस ऑफ ग्रेजुएट्स का चेक किया, उसके साथ उन्होंने ये भी चेक किया कि हमारे जो डिफरेंट
कैटेगरी के लोग हैं जो मैट्रिक लेवल के हैं, लाइक जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनमें को सैलरीज कितनी मिलती हैं। तो बहुत एक अनफॉर्चुनेट, एक जो बहुत परेशान कौन एस्पेक्ट उसमें जो सामने रिजल्ट्स आए कि हमारे जो मैट्रिक लेवल का या जो बहुत थोड़ा पढ़ा हुआ जो हमारा एक इंडिविजुअल है, वो जितने वो कमा रहा है, हमारा ग्रेजुएट जो है स्टार्टिंग में, उन दोनों की अर्निंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इट्स अ बिटर रियलिटी, और हम में से कई लोग इसको जानते हैं। और ये बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से हम जो वो लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, कहते हैं जी काम सिखाएं, उसकी पीछे एक बैक ऑफ द माइंड कहीं एक रीज़न है, और ये एक बिटर रियलिटी है। ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट्स को ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे ग्रेजुएट्स को भी सैलरीज कितनी मिल रही हैं। तो ये लेकिन इससे हमें डिस्करेज होने की, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम इसको लेकर डिस्करेज हों। वी नीड टू एजुकेट आवर किड्स, आवर चिल्ड्रन, ताकि वो आगे जाकर अपना ज़िंदगी में मकाम बना सकें। आज जब तक हाईएस्ट पेड की बात करें तो हेल्थ से रिलेटेड जितने प्रोफेशन हैं, दे आर कंसीडर्ड इंटरनेशनली, पूरी दुनिया के अंदर वो ऐसे हैं कि जिनकी इन फ्यूचर भी देखें तो उनकी इन डिमांड बहुत ज़्यादा है, और सैलरी दे कंसीडर समहाउ बेटर। इसके बाद सीए इट्स सॉर्ट ऑफ टफ डिग्री, but very tough. Very tough, yes. Very tough, but it's a good paying degree program. And I do want कि हम आराम से इन प्रोफेशंस को डिस्कस कर सकें, इसलिए इस तरह करते हैं कि पहले ब्रेक ले लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया चंद में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशंस की, सीए की बात हुई, एंड ऑफ कोर्स सीए बहुत टफ भी है एट द सेम टाइम। तो आई डू फील लाइक दैट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर एवरीबडी, एंड उसमें आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। इट डज टेक यू क्वाइट अ वाइल। अगर आप सीए को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें फॉर आवर ऑडियंस, कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है, और क्या आप स्ट्रेट फॉरवर्डली अपनी सीए लेवल्स के बाद आप इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, या आपको बैचलर डिग्री करने के बाद सीए की तरफ जाना होता है? अच्छा, इसमें डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स हैं। आप इंटरमीडिएट के बाद भी इसमें जा सकते हैं। स्टूडेंट जो जिनके बाद जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ किसी में, वो इसके बाद भी जा सकते हैं। और वो स्टूडेंट जिन्होंने बीकॉम या ऐसी कुछ डिग्री किया है बैचलर्स लेवल पर, तो उनके लिए इवन कुछ कोर्स एग्जाम्पशंस भी इसमें होते हैं कि आप एंट्री पॉइंट के ऊपर वो कोर्सेज जो रेलेवेंट हैं वो इसमें से आप उसको एग्जाम कर दिए जाते हैं। बाकी जो कोर्सेज आपने पढ़ने होते हैं, और उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, ए बी सी, फर्दर आगे जाते जाते। लेकिन इसमें ये एक टफ प्रोग्राम है, और इसकी फ़ी वाइज भी देखा जाए तो ज़रा थोड़ा सा एक है कि इसकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है। फ़ीस के साथ साथ आपके बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर एफर्ट पुट करनी पड़ती है। अगर मतलब इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर 10 स्टूडेंट्स इसको एनरोल करके स्टार्ट करते हैं तो उनमें से 1 या 2 जो होता है जो इसको कंप्लीट करते हैं। ये भी एक फैक्ट है। और ये बताने का मकसद ये नहीं कि आप इसको कंसीडर नहीं करिए, बताने का मकसद है कि अगर आप इसको कंसीडर करें तो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आई हैव टू पुट इन एफर्ट, मुझे कमिटमेंट के साथ इसको कंटिन्यू करना है फिर। अच्छा, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट डज हैपन कि आप मिड अपनी स्टडीज़, मिड यूनिवर्सिटी आपका माइंड चेंज जाता है, एंड यू लाइक उस पॉइंट पे, एंड आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बुरी बात नहीं है कि आपका माइंड चेंज हो गया। आई थिंक आपके इंटरेस्ट कभी भी चेंज हो सकते हैं, आप कभी भी बोल सकते हैं कि भाई मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन उस पॉइंट पे, वेदर यूर इन यूनिवर्सिटी, वेदर यूर इन द मिडल सीए में और एनी अदर ACCA में, वेर एवर यू आर, वट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते, आपकी जो बेस्ट जजमेंट थी अबाउट दैट कि मैं कर सकता हूँ, एंड डिटर्मिनेशन को नहीं, और इसमें कोई फेलियर वाली बात नहीं है, बट वट डू यू डू दैन? अच्छा, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब जो हम जो मॉडर्न डिस्कस करते हैं उसमें से एक सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी है, जो एक फैक्टर हमने उसमें हेल्थ की बात की, लेबर, उसमें लेबर मार्केट वैल्यू है, उसमें सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी है। अब एक ऐसा स्टूडेंट जो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो जिसने बड़ी मुश्किल से वो स्टेज पे पहुंचा यूनिवर्सिटी में, तो इट कुड बी अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर हिम और हर टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और कंसीडर समथिंग सम अदर ऑप्शन। सो इट प्रेशर आपके ऊपर कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बिकॉज फीस और वो सारा कुछ। ऑल्दो इट कुड बी अ राइट डिसीजन, यू कुड बी 100% श्योर दिस इज नॉट फॉर मी। अब जैसे हमने पहले बात की कि इस वक्त ऐसा हरगिज़ नहीं कि आपने किसी एक फील्ड में बैचलर्स किया है तो सारी जिंदगी आपने उसी में रहना है। तो बेस्ड ऑन कि आप क्या उसकी आपकी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड आपको अलाउ करता है, आपके करंट सर्कमस्टांसेस आपको अलाउ करते हैं। अगर आपका 8 सेमेस्टर डिग्री प्रोग्राम है और आप उसके 6 सेमेस्टर में लेट्स सपोज, तो परहैप्स इट वुड नॉट बी अ वाइज डिसीजन टू डिसकंटिन्यू दैट डिग्री प्रोग्राम
हाँ, yes, if you are in the first semester or maximum second semester, then you can think कि मुझे इसको कंटिन्यू नहीं करना है. एंड ऑल्सो इंटरनली भी आप एक्चुअली में ऐसी सिचुएशंस हर किसी की लाइफ में आ सकती हैं वेयर मे बी आपसे कोई गलत डिसीजन आपने ले लिया है एंड नाउ यू आर रिग्रेटिंग दैट, वेदर दैट्स कि आपने एक बहुत मुश्किल डिग्री चूज़ कर ली है या वेदर के एक ऐसी डिग्री चूज़ कर ली है जो कि आपके इंटरेस्ट से बहुत डिफरेंट है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन एज वेल. लेकिन उसमें अपना राइट उस वक्त पे सही फैसला करना और इमोशनल ना होना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसी डिग्री में हैं, वुड इट बी द राइट थिंग टू डू कि आप अपना, अगर आप नहीं छोड़ सकते कोर्स को, आप मिड में पहुंच गए, इवन आफ्टर अ फ्यू सेमेस्टर्स आई थिंक कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है. सो इट्स द बेस्ट थिंग, एक तो पहले सोच समझ के आप डायरेक्शन चूज़ करें. कर लिया है, नहीं सूटेबल लग रहा आपको, तो आप अपना मेजर तब्दील कर सकते हैं. इज़ दैट करेक्ट? या It is correct in many few cases. Actually हमारे डिग्री प्रोग्राम यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ पर आपके पास ये उनकी बहुत एजुकेशन सिस्टम में ओवरऑल वैसे हर जगह पे खामी है, लेकिन उनका एक प्लस पॉइंट है आप कि आप ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में यू हैव ऑप्शंस कि आप मेजर्स कौन से या मल्टीपल सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं. पाकिस्तान में हमें ऐसी कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में बैचलर लेवल के ऊपर, क्योंकि एक साइड पे करियर काउंसलिंग भी जब नहीं है तो वो स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचता है तब उसको जाके कहीं रियलाइज़ होता है, जब वो सोचता है तो बहुत कम केसेस में यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है. और लेकिन जिन केसेस में हमारे पास ऑप्शन हो सकता है वहाँ पर ये अवेल किया जा सकता है, बट मेजॉरिटी में हमारे सिस्टम में, एजुकेशन पाकिस्तान के सिस्टम में अभी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. आई थिंक जो भी सिचुएशन हो आपकी, एंड सम यूनिवर्सिटीज़ आर लाइक दैट कि वहाँ पे आप मेजर डिसाइड कर सकते हैं, माइनर आप डिसाइड कर सकते हैं. तो आई थिंक वो थोड़ा सा आपको रूम पाकिस्तान में भी मिल जाता है कि अगर आप थोड़ा सा आप चीज़ों को जो है आप डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं कि अपने इंटरेस्ट के साथ या अपनी जो न्यू फाउंड आपके इंटरेस्ट है, गोल्स हैं, उनके साथ आप उनको अलाइन कर सकते हैं. डेफिनेटली आई डू फील लाइक उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए. जिस तरह आपने सीए की बात की, अ लॉट ऑफ पीपल ड्रॉप आउट, अ लॉट ऑफ पीपल फील लाइक कि हमसे नहीं हो पाएगा. तो क्या आपको लगता है कि अगर आप एक किस स्टेज के ऊपर हों तो आप रिवर्स कर सकते हैं? अगर आप फर्स्ट फ्यू एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो, तो इज़ इट बेटर टू गिव अप देन टू कीप गोइंग, और या फिर आपको अपनी डिटर्मिनेशन के ऊपर बेस करके आगे बढ़ते हैं? इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ये भी हो सकता है अगर आपने डिग्री प्रोग्राम सीए के लिए वाकई आपको लगता था कि आप कर सकते हो, ठीक भी है, तो टीचिंग मतलब टीचर का इस सारे सिनेरियो में टीचर का जो रोल वो भी डिनाई नहीं कर सकते कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ज़ाहिर अपरेंटली कोई एक सब्जेक्ट टफ लग रहा होता है, लेकिन किसी एक अच्छे टीचर के मिल जाने से वही सब्जेक्ट में वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं. तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. मतलब देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिनको आपको उस वक्त देखने की ज़रूरत है कि एक इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले क्या बाकी ये डिग्री प्रोग्राम मेरे लिए नहीं है या कोई और फैक्टर्स हैं. हो सकता है कि आपके फैमिली में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से यू आर नॉट पेइंग काइंड ऑफ अटेंशन दैट इज़ रिक्वायर्ड. तो और भी ये भी फैक्टर्स हो सकते हैं और आपको उनको भी देखने की उस वक्त ज़रूरत है. और डिग्री प्रोग्राम के जैसे हम पहले बात किया था, मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप स्विच करने मतलब अगर आप डिग्री प्रोग्राम की किसी ऐसी स्टेज पर हैं जहाँ पर आपको लगता है कि अब स्विच करना मुश्किल है या ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो उस केस में एक ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है कि जो आप लाजमी कर सकते हैं हर एक स्टूडेंट. अगर आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं लाइक, तो इन जनरल किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन 20, 30, 30 प्लस ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं. किसी एक डिग्री प्रोग्राम जिसमें आप नहीं इंटरेस्टेड इतना या आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप किसी और एक प्रोग्राम में जो उसी यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहा है, जो आपको लगता है आई फील लाइक मुझे इसमें अच्छा लगता है, मैं इसमें जाना चाहता हूँ, तो आप उसी क्लास ही ले सकते हैं. इट्स अप टू यू. मतलब आप टीचर से जाएँ, मिलें और वहाँ जाकर उनसे कहें कि सर मैं फ़लाँ इस डिग्री प्रोग्राम की इस सेमेस्टर की ये फ़लाँ कोर्स है, मैं इसकी क्लासेस लेना चाहता हूँ. यू डोंट इवन नीड टू इनरोल, बट यू विल स्टार्ट लर्निंग. और ये एक चेक भी बहुत अच्छा हो सकता है कि व्हेन यू गो इनटू द क्लासरूम एंड स्टार्ट लर्निंग, यू बेटर कम टू नो कि क्या बाकी जो मुझे लग रहा था वैसा है या वो. इसमें कोई ऐसा शाय होने वाली ज़रूरत नहीं है कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ टीचर से, मैं कैसे बात करूँ. अब हम पर जाएँ, बैठें, चेक करें. और मुझे पीके मूवी इसमें से याद आ रही, जैसे उसमें आमिर खान कहते हैं कि जी वो किसी भी क्लासरूम में जाकर बैठ जाते हो, कहते हैं कि जी हर जगह पर ज्ञान बट रहा है, जहाँ से मिले वहाँ से समेट लें. तो आपको अगर लगता है कि मैं इस डिग्री प्रोग्राम के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो जिसके साथ आपको लगता है गो एंड टॉक टू द टीचर, HOD एंड स्टार्ट सिटिंग इन दैट डिग्री प्रोग्राम क्लासेस. अच्छा, एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आपने ये मेंशन किया, आई फील लाइक कि हम
कंप्लीटली कोर्स वर्क सेंट्रिक हमारा एजुकेशन सिस्टम है। एक दफ़ा बच्चे आप डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद अब इतना ऑब्सेस हो जाते हैं अपनी उस पढ़ाई के साथ कि आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस नहीं देते। एंड ऑल्सो कि आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम आई थिंक आधी से ज़्यादा आपकी एजुकेशन, वेदर दैट्स इन स्कूल, वेदर दैट्स इन कॉलेज, वेदर दैट्स इन यूनिवर्सिटी और इवन आफ्टर यूनिवर्सिटी, आपकी आधे से ज़्यादा एजुकेशन अबाउट लाइफ एंड हाउ टू एक्चुअली गो थ्रू लाइफ, वो आपकी आउटसाइड द क्लासरूम होती है। तो आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्ट लें, आप जाकर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हों, जो आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है आप अपने प्रोफेसर के पास जाएं, आप उनसे जाके कहें कि आपके पास अगर आप कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं इस टाइम पे, आप कोई साइड प्रोजेक्ट करें, लेट मी हेल्प आउट इन दैट। एंड आई थिंक बहुत सारे ग्रेजुएट्स को ये रियलाइज़ नहीं होता कि गो लुकिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आएगी हर दफ़ा, कभी कभी आ भी जाती है, मतलब आप दुआ करें तो क्यों नहीं आ सकती, लेकिन यू हैव टू गो आउट लुकिंग फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज। आपको लगता है कि आप चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करना, गो फॉर इट, गो टू अ पर्सन, बी लाइक मैं इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहता हूँ। एंड आई थिंक दैट कैन रियली चेंज कि आपका करियर, आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाती है। एंड अपने लिए कुछ करना कभी कोई बुरी चीज़ नहीं होती, और मेहनत करें और उम्मीद अच्छी रखें और सारा कुछ सही हो जाता है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए, और बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने बच्चों को। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने हर डिसीजन को सोच समझ कर लें, अपने प्रोफेशनल गोल्स को बड़ा क्लियर करके, बड़ा फोकस करके अचीव करने की कोशिश करें। यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, कहीं हो जाएगा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एचएन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात करते करियर काउंसलिंग के हवाले से, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आज आपके पास मौजूद हैं और किस तरह से अगर आप फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि किस डायरेक्शन में जाना है, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमारे जो फर्स्ट गेस्ट थे उन्होंने बड़ी डिटेल तरीके से एक्चुअली में एक्सप्लेन किया कि कौन से वो चीज़ें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे आपको अपनी करियर डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए। एंड इनफैक्ट ये भी डिस्कस किया कि किस तरह से अगर आप चाहते हैं कि अपनी जो फील्ड है उसको स्विच करना चाहते हैं, पोटेंशियली अगर आप किसी और साइड पे जाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होते हैं। सही गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यही चीज़ें हमने फर्स्ट हाफ के अंदर डिस्कस की थी। आगे बढ़ते आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू डिफरेंट इशूज़ को हम लोग सेंटर कर सकते हों, उनको उनके डिस्कस कर सकते हो, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सामने रख सकते हो। करंटली अगर हम बात करते हैं हमारे मुल्क में, जहाँ पर एक तरफ हम इकोनॉमिक मसाइल से गुजर रहे हैं, पॉलिटिकल इशूज से गुजर रहे हैं, वहीं पर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस वक्त में एक नेचुरल डिज़ास्टर से भी हमें गुजरना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, इस वक्त एक बहुत बड़ा परसेंटेज हमारा जोग्राफिकल एरिया जो है वो फ्लड्स से डील कर रहा है। और ये हम अपने सारे प्रोविंसेस में अगर हम बात करते हैं तो वो चाहे पंजाब हो, चाहे KPK हो, बलोचिस्तान, सिंध, हर जगह पर इस वक्त ये इशू मौजूद है। बहुत सारे लोग इम्पैक्ट हुए हैं, और इसका जो फुल स्केल है इस डिज़ास्टर का, इन फ्लड्स का जो फुल स्केल है वो अभी भी हमारे पास मौजूद नहीं है। बिकॉज जब तक ये पानी वापस नहीं चला जाएगा, जब तक ये जो सैलाब का सिलसिला है ये रुक नहीं जाएगा कम्प्लीटली, तब तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ना सिर्फ माली तौर पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है, बट ऑल्सो ज़िंदगियाँ कितनी जो हैं इन सैलाब में जा चुकी हैं। और हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं इस वक्त, जितना हो सके अपना किरदार अदा कर सकते हैं, अपना रोल प्ले कर सकते हैं, हर पाकिस्तानी का और हर इंसान का। इनफैक्ट इस वक्त हमारा सिर्फ एक रोल होना चाहिए, और वो जितना हो सके हमें मदद करनी है। चाहे वो आप माली तौर पे कर सकते हैं, अगर आप अपने किसी को जानते हैं, चाहे वो आपके दूर के रिश्तेदार हों या कोई भी जो इन एरियाज़ में रहते हैं या वहाँ से बिलोंग करते हैं, किसी को जानते हैं वहाँ पर, तो डेफिनेटली कोशिश करें कि डायरेक्टली आप उनको इमदाद पहुँचाने की कोशिश करें। डिफरेंट आपके पास और भी लाइंस मौजूद हैं जिनके थ्रू आप इमदाद आगे भेज सकते हैं। वहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो डिफरेंट रास्ते इस वक्त मौजूद हैं, और हमारा रोल इस वक्त यही है कि हम एक साथ होकर इस डिज़ास्टर से डील करने की कोशिश करें, और बेशक अपना किरदार अदा करें इस सारे प्रोसेस के अंदर। लेकिन जहाँ पर एक तरफ हमारा किरदार हम अदा करेंगे और अपना रोल पूरी तरह निभाएंगे, अभी भी जिस तरह मैंने कहा कि फुल स्केल इस डिज़ास्टर का हमें मालूम नहीं है, हमें अंदाज़ा नहीं है कि आगे चलते हुए किस तरह से ये हमारी लाइफ्स पे, सबकी लाइफ्स पे इम्पैक्ट करेगा। चाहे वो महंगाई के हवाले से हो, चाहे हम अपनी इंडस्ट्री की बात करते हैं, अपनी ओवरऑल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो हर तरह से इस वक्त इस डिज़ास्टर का, इस कैटास्ट्रोफी का इम्पैक्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा आने वाले वक्त में। आई थिंक ऑलरेडी आप जब प्राइसेस देखते हैं सर्टन डेली
बेसिक नेसेसिटीज़ की तो अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि कितनी परेशानी की सूरत हाल है। महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा थी और इनफैक्ट इन सूरत हाल में जहाँ पर महंगाई कम होनी चाहिए थी, लोगों के लिए चीज़ें और एक्सेसिबल होनी चाहिए थी, हमें ऑपोजिट होता हुआ नजर आया। अब इसमें किसका कसूर है, आई डोंट थिंक हम उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन अब क्या करना चाहिए आगे चलते हुए? गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है शहरी होने के नाते, और आखिर सिचुएशन यहाँ तक पहुंची कैसे? बिकॉज आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सिचुएशन के रूट कॉज की तरफ जाना, एक्चुअली में एनालाइज करना कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्लेस अकर हुए। वही करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ असलम भली साहब मौजूद हैं, सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान है। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात करी थी, आई थिंक आई डिड गेट अ बिट कैरिड अवे बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स इस तरह के होते हैं कि वो आपको पर्सनल महसूस होने लगते हैं, और ये पर्सनल है, ये आई थिंक ये हर पाकिस्तानी के लिए बहुत पर्सनल है। हम सबका दिल दुखता है जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। असलम साहब, आपको क्या इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रहे हैं ताजरों के लिए? फैसलाबाद की एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा जीडीपी में किरदार है फैसलाबाद शहर के ताजरों का। हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं इस वक्त? हमारे ताजरों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सारी सूरत हाल के हवाले से, और क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडस्ट्रियल बिजनेसेस के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी। फिर में तो पहले ही हमारा 2-3 साल से कोविड की वजह से हम बड़े परेशान थे। ऊपर से हमारी जो सियासी तौर पे अनस्टेबिलिटी की सूरत हाल थी, उस वजह से भी हमारी मईशत जो थी ना वो डावाडोल थी पहले। ऊपर से ये सैलाब वाला जो सिलसिला आ गया, जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में बताया, अब हमारी फूड सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो भी खासी ख़राब हमें नज़र आ रही है। ताजर बहुत परेशान है। ग्रोअर जो था, हमारा किसान जो था, उसकी बेचारे की सारी फसलें जो है वो पानी की नज़र हो गई हैं, और उस वजह से बरों में जो सूरत हाल बनी हुई है, हमारा लेना देना बहुत ज़्यादा होता है ग्रोअर के साथ, किसान के साथ। हमने उनको पैसे अपने उनकी क्रॉप के एडवांस भी दिए होते हैं, और उन इलाकों में जो हमारे जो कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं, जिनको हम अपने दुकानदार कहते हैं, उनसे हमने काफ़ी सारा लेना देना भी होता है, क्योंकि हमारी सारी की सारी उधार की इकॉनमी है। ये जो छोटे ताजर, हम ये जो गल्ला मंडियों में बैठे हैं, बाज़ारों में बैठे हैं, तो हमारा काफ़ी लेना देना होता है। तो जब बेचारे उनका सारा माल ही बर्बाद हो गया, कारोबार जो है हमारा, वो पैसे जो है ना, वो हमारा लेना देना भी बहुत मुतासर होगा, और कारोबार जो है वो ओवरऑल जो है ना, हमारा ताजर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी की कैफियत में है। ये तो हो गई हमारे कारोबार की सूरत हाल कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है या हम किस परेशानी में मुब्तला हैं। अब दूसरी बात, ओवरऑल अगर पाकिस्तानी के हम देखें तो हमारी 70% के करीब जो दालें हैं या दूसरी चीज़ें हैं, वो हम पहले ही इंपोर्ट पे बेस करते हैं, वो पहले ही हम बाहर से मंगवा रहे थे। जो हमारा 30% के करीब, 40% के करीब लोकल क्रॉप थी, वो जो है उसमें कपास है, इस वक्त मूंजी की हमारी फसल थी, वो सारी की सारी बर्बाद हो गई है। गन्ना जो है उसको भी खासा नुकसान पहुंचा है। और जो हमारे गंदम पड़ी थी हमारे गोदामों में, वो तो खैर हमारे गोदामों में आ गई हुई थी, उनमें भी गोदामों में पानी फिर गया, सरकारी गोदामों में भी और दूसरों में भी। यानी हमारे लिए खासी नागुफ्ता बेकिस्म की सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त। हाँ, अल्लाह रहम कर दे, खुदा की ज़ात करम करे, ये पानी जब उतर जाएगा फिर हम अच्छे तरीके से, सही तरीके से उसका अंदाज़ा कर सकेंगे। 1400-1500 तो लोग मारे गए हैं बेचारे जो हैं इस पानी की वजह से। तो ये देखने वाली सूरत हाल होगी। मैं तो हुकूमत से एक मुतालबा इस वक्त ये करूँगा कि जो डिपार्टमेंट हैं टैक्सेस के बारे में, उनको भी इस वक्त अपना किरदार अदा करना चाहिए। ताजरों को, ग्रोअर्स को, किसानों को फैसिलिटेट करना चाहिए। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने अभी ये बिजली के बिलों में से वो निकाला है, वो जो टैक्स लगे थे, और फिक्स टैक्स की तरफ हम दोबारा जा रहे हैं, मगर वो ताजरों को साथ लेके, इत्माद में लेके, क्योंकि इस वक्त कोई भी बंदा, आम शहरी से लेके, ताजर से लेके, सनतकार तक, इंडस्ट्रियलिस्ट तक, हर बंदा इस वक्त बड़ी ही परेशानी में मुब्तला है। तो उनको साथ लेके चलना चाहिए। हाँ, सैलाब के लिए आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने भाइयों की मदद करने के लिए, हर बंदा बढ़ चढ़ कर, और हुकूमती इदारे भी, हमारी अफवाज भी, और दूसरे सारे हुकूमती इदारे भी कर रहे हैं। एक बात आपने और भी कही है कि ये यहाँ तक मामला पहुँचा क्यों। मैं समझता हूँ कि हमारी 75 साल की जो गफलत है, हमारी बहसीत पाकिस्तानी, वो भी इसके आड़े आई है।
हम अगर वक्त पे डैम बना लेते, हम अपनी प्लानिंग कर लेते, जो कि हमने नहीं की। हमें अब भी सबक लेना चाहिए। 2010 में भी हमारे साथ यही हुआ कि सैलाब आए, उससे पहले भी 2-3 मरतबा हमारे सैलाब आए हैं और शायद इतनी शिद्दत के नहीं थे, मगर बहरहाल थे। हमारा बड़ा नुकसान हुआ था उन सैलाबों की वजह से। उसके बाद भी हमने कोई सबक नहीं सीखा। लेकिन आई फील लाइक कि हम बार बार स्पेशली अपनी गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो ज़िंदगी में हो, चाहे वो एज अ कंट्री एंड नेशन हो, बिकॉज गलतियां सबसे होती हैं, बट उनसे सीखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या लगता है कि 10 साल में बेटर प्लानिंग होती तो क्या इनका डिज़ास्टर होता? क्या इतनी ही जाने जाती? बिल्कुल नहीं हो सकता। हम अगर कुछ कर लेते, हमें ज़रूर करना चाहिए जो हमने नहीं किया। हमने तो 20% काम भी नहीं किया इन चीज़ों पर। मैं एक मिसाल अक्सर देता होता हूँ कि हमारे चश्मा राइट कैनाल से 2 नहरें निकल रही थी, हमने वो नहरें तक नहीं निकाली। हमने जो अपने काबिल काश्त रकबे हो सकते थे, हमने उनकी तरफ आज तक तवज्जो नहीं दी। लाखों एकड़ अराजी हमारी जो है वो बंजर पड़ी है। अगर यही पानी को हम स्टोर करके डैम बना के, छोटे छोटे डैम बना के, हम अपना पानी भी वो इस्तेमाल कर सकते थे, सैलाबों से भी बच सकते थे, बिजली के लिए भी हम बहुत सारा कुछ कर सकते थे। अच्छा, आपको ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल स्पेशली अगर आप देखें आज यही कहते हुए नजर आएंगे कि बारिश ही बहुत ज़्यादा हुई, पहाड़ों पर बहुत बारिश हुई, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स थे, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ बिल्कुल हुई है, बारिशें ज़्यादा ज़रूर हुई हैं, मगर क्या अगर ज़्यादा हुई हैं तो अगर मुनासिब बारिशें होती तो उसका इंतज़ाम था हमारे पास? मेरा क्वेश्चन तो ये है। हमारे पास तो उसका भी इंतज़ाम नहीं था। हमारे पास कितने डैम हैं? हमारे पास गिनती के डैम हैं। 2 बड़े डैम है ना जी, एक मंगला डैम है, एक तरबेला डैम है, और हमारे पड़ोसी मुल्कों में सैकड़ों के हिसाब से हैं, और हमारे चाइना में हज़ारों के हिसाब से डैम है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ 2, 4, 10 डैम बना के तो हम बैठे हुए हैं। तो हम अच्छा, डैम कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्यों बेटर प्लानिंग नहीं की गई इन द पास्ट 10 ईयर्स आपके ख्याल में? मैं इसको गफलत ही कहूँगा, और मैं क्या कह सकता हूँ। और हम अपने लल्ले तलल्लों में पड़े रहे, हम अपनी हुकूमतें करने में पड़े रहे, हमने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। क्यों नहीं दी? कुछ हमारे लोगों में अवेयरनेस कम है। हम लोगों की वो जो एजुकेशन का लेवल है ना हमारी पब्लिक का, वो भी कुछ कम है शायद, या हम लोग जो है सहमे हुए लोग हैं, हम डरे हुए लोग हैं। मैं अपने खासकर अपने तबके की बात अगर करूं, ताजरों की, तो हमारी तरफ हर महकमा, हर जो डिपार्टमेंट है जब भी आता है ना, तो हम बजाय इसके कि उसके साथ आर्गू करें, हमारी तालीम इतनी हो हम उनके साथ बात कर सकें, हम थोड़ा सा ना ज़रा खौफजदा होकर करते हैं, यार ना बात ऐसे ही ठीक है। ये भी कुछ कमियां कोताहियां हमारी नेशन में है। हमें तालीम की तरफ, एजुकेशन की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, और हमारे हुक्मरानों को, उनको भी चाहिए। हमारी आर्मी बड़ी अच्छी आर्मी है, हमारी बड़ी मजबूत आर्मी है, और देखें इस सैलाब में उन्होंने किस तरह काम किया है। अभी मैं देख रहा था कि 3, 4, 5 रोज में हमारे आर्मी चीफ ने वादा किया कि वो फलां पुल बना देंगे, बहरीन का, कलाम का जो रास्ते का पुल था, और वो कल उन्होंने चालू कर दिया, फौरी तौर पे उसका रास्ता जो है वो बहाल कर दिया। तो इस तरह के हमारे में पोटेंशियल है, मगर हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमने शायद नहीं किया, हमारे डिपार्टमेंट्स ने, उनको करना चाहिए। क्यों लगता है कि अपने पोटेंशियल को हम इस्तेमाल नहीं करते? मैं इसके बारे में कोई ज्यादा तो नहीं कह सकता, सिवाय इसके कि हमारी गफलत है, कोताही है, हमारा वो जो कहते हैं ढीलापन है, और कुछ नहीं है। हम हैं इस काबिल, हम बड़ी अच्छी नेशन है, बड़ी अच्छी कौम है। हमने अगर सन 65 में थोड़े से हो गए हमने जंगें लड़ी हैं, हमारी तो जो आबाओ-अजदाद की तारीख है वो बड़ी सुनहरी तारीख है, मगर हमने बहसीयत कौम पाकिस्तान के साथ में रहते हुए जो है ना, वो अपना किरदार शायद भले तरीके से, अच्छे तरीके से अदा नहीं किया। अब भी वक्त है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अल्लाह के फजल करम से हम इस क्राइसिस से निकल जाएंगे, 2, 4, 6 माह में निकल जाएंगे, अल्लाह करेगा। हमें बाहर से ये एड्स वगैरह जो इमदाद वगैरह आ रही हैं, ये आ तो रही हैं, मगर हमें इस पे इन्हिसार आइंदा के लिए नहीं करना चाहिए। खुदा करे हम इसमें से निकल जाएं। हमें अपने आप का सोचना चाहिए, अपने घर बार का सोचना चाहिए। हमें
दरियाओं के ऊपर, दरियाओं की गुजरगाहों में तामीरात नहीं करनी चाहिए। दरिया कभी अपना रास्ता नहीं रोकता, पानी कभी अपना रास्ता नहीं रोकता। किसने इजाज़त दी? तीसरी मरतबा ये होटल गिरे हैं कलाम के, ये पहली मरतबा नहीं गिरे। 2 मरतबा जो अगर पहले ऐसा हुआ था तो दोबारा उसकी तामीरात की इजाज़त किसने दी? ये क्वेश्चन मार्क तो है ना। क्यों दरिया की गुजरगाहों में हम ये तामीरात करते हैं? अच्छा, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ में ऑलरेडी पता था कि सैलाब जो है आने वाला है। ऑफ कोर्स आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे पास वो रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं इन एडवांस कि कोई कैटास्ट्रोफी, कोई डिज़ास्टर अगर इस तरह से होने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोगों को बताने के बावजूद उन्होंने फैसला किया कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी अब वहीं पे रहेंगे जहाँ पर हम हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं वही कि मैंने कहा ना कि तालीम की कमी है। हम तो जो नाले हैं उनके ऊपर अपने घर बना लेते हैं। जिस तरह कराची में है, वो गुजर नाले का अक्सर जिक्र आता है कि गुजर नाले में नाला लई जो हमारा रावलपिंडी का है बहुत बड़ा, जहाँ से सारा पानी गुजरता है, उसकी दोनों साइडों पे हमने जनाब तामीरात की हुई हैं। वहाँ पे भैंसें जो हैं वो जब पानी आता है तो वो बहा के ले जाता है, उनके घरों को बहा के ले जाता है। हमारे लोगों में पता नहीं क्यों शऊर की कमी है, या हम लोग खुद ब खुद अच्छा देखते जानते बूझते हुए अभी हमारे ग्लेशियर फटे हैं। अभी जो पूरे ग्लोबल पूरी दुनिया में था कि ये सारा कुछ गड़बड़ हो रहा है, मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं, हमें भी पता था, मगर हम नोटिस ही नहीं करते। हम जब हमारे सर पर पड़ जाती है उस वक्त हम देखते हैं। हमें ये सारा कुछ दोबारा रीविजिट करने की ज़रूरत है। हमारे इदारों को चाहिए कि हमें एजुकेट करें, हमारे बंदे जो है कम तालीम, हमें ट्यूशन पढ़ाएं दोबारा। एंड सर्टन डिपार्टमेंट्स एक्चुअली में जो कि इस तरह के डिज़ास्टर में होना इम्पॉर्टेंट होता है, किसी भी मुल्क के लिए ज़रूरी है, वो प्री डिज़ास्टर प्लानिंग होती है, जहाँ पर आप ऑलरेडी पोटेंशली अगर कोई भी डिज़ास्टर्स हो सकते हैं उनके लिए प्लान करते हैं इन द प्रेजेंट, ताकि फ्यूचर का जो डिस्ट्रक्शन है उसको रोका जा सकता हो, जिसमें ऑफ कोर्स प्लानिंग मौजूद है। सर्टेन एरियाज़ के अंदर डेवलपमेंट ना करना, घर ना बनाना, उन एरियाज़ के अंदर किसी भी तरह की लाइफ ना हो, ये कोशिश करना। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास ये डिपार्टमेंट्स मौजूद भी नहीं हैं, और मौजूद हैं जहाँ पर जिस एक्सटेंट तक उनको किसी भी तरह की फंडिंग भी हासिल नहीं है। मज़ीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मर जाएगा हमारे साथ फिक्र। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, स्पेशली बात कर रहे हैं फ्लडिंग्स के हवाले से, जो की वजह से आज हमारा एक मेजर पाकिस्तान का हिस्सा इस वक्त या तो पार्शली या तो कम्प्लीटली अंडर वाटर है, और बहुत सारे डिफरेंट रिवर्स जो दरिया हैं उनको उन्होंने अपने रास्ते तब्दील कर लिए हैं, या अपने जो पुराने रास्ते से उनको पूरी तरह से क्लेम कर लिया, जिसकी वजह से जो सेटलमेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई हैं। इस वक्त भी ये सिलसिला जारी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी पानी है, और वो आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है अब रिसीड करना शुरू होगा। कुछ एरियाज़ इस तरह के भी हैं जहाँ पर ये पानी प्रॉबेबली रिसीड नहीं करेगा, स्पेशली वो एरियाज़ जहाँ पर ये दरिया का मामूली रास्ता था, और जो भी सेटलमेंट्स थी वो दरिया को पुश बैक करके कोशिश किया गया था करने की, तो वो एरियाज़ दोबारा रिक्लेम तक नहीं हो पाएंगे। इसमें एक मेजर लॉस ऑफ लाइफ है। बहुत सारे नंबर्स अभी भी हमारे सामने नहीं हैं। अभी तक कहा जा रहा है अराउंड 1000 से 1200 के दरमियान लोग हैं लॉस ऑफ लाइफ है। लेकिन आई डू रियलाइज़ कि जब ये पानी रिसीड करना शुरू होगा, जब एक दफ़ा फिर सेटलमेंट्स गैदर होना शुरू होंगी, तो शायद अंदाज़ा होगा कि नंबर्स इससे बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर हम जानवरों की बात करते हैं, बहुत सारे एरियाज़ के अंदर एक आम तर्ज़ ज़िंदगी था जहाँ पर आपके जानवर आपके साथ आपके जहाँ भी जो भी आपकी लिविंग स्पेस है, जो भी जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, वहाँ पर यही रोज़गार का ज़रिया था। और वो जानवरों का भी ऑफ कोर्स ना सिर्फ लाइवलीहुड्स का, दुकानों का, बिजनेसेस का, घरों का, तो इसकी फुल एक्सटेंट अभी तक हमें मालूम नहीं है। यहाँ पर एक और रिस्क जो कि मेजरली हमारे सामने बहुत जल्द आने वाला है, वो है फूड सिक्योरिटी के हवाले से। पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का इशू इन द पास्ट भी रहा है। हम एक ऐसा कंट्री है जो कि अपनी ज़मीन और हर तरह से क्लाइमेट फेवरेबल होने के बावजूद हम मेजरली रिलाई करते हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर। और फिर भी हमारी जो अपनी ग्रोथ है टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करती है। थोड़ा सा अंदाज़ा अगर आप दे सकते हो हमारी ऑडियंस को कि क्या रिस्क है पोटेंशली फूड सिक्योरिटी का आने वाले वक्त में, हमारी जो बेसिक
फूड आइटम्स हैं जिसमें गंदम शामिल है, दालें शामिल हैं, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं इस वक्त? हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला है ना कि हम साथ हमसाया मुल्क की निस्बत हमारी जो जितनी भी क्रॉप है, हालांकि मौसम एक जैसे हैं, ज़मीन एक जैसी है और नहरी निज़ाम हमारा उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसके बावजूद हमारी गंदम की जो इस वक्त एवरेज आई है इस साल वो 32-33 मन आई है पर एकड़, जबकि उधर हमसाया मुल्क में 70 के करीब आई है। और इसी तरह गन्ना है, वो हमारा गन्ना जो आता है वो 700-800 मन आता है, उधर आता है 1200 मन। यानी हमने रिसर्च का काम नहीं किया, दोबारा वही बात मैं दोहराऊंगा। तो इस वजह से भी हमें इंपोर्ट पे बेस करना पड़ता है। अच्छा, जब हम इंपोर्ट पे बेस करते हैं, हमारी अपनी क्रॉप हम उतनी नहीं ले पाते जितनी हमारे पूरे सराउंडिंग में जो लोग हैं वो लेते हैं या दूसरे मुल्क लेते हैं। उसकी वजह तो एक ही है ना कि हमारा रिसर्च का जो है ना वो बहुत ज़्यादा पुअर है हमारा वो सारा सिलसिला। अब ये पानी अब उतरेगा तो हमें समझ आएगी। हालांकि हमारे जो रास्ते में माल थे वो काफ़ी सारे बुकिंग तो हुई थी, दालों की दूसरी तीसरी, कुछ माल हमारे रुके भी हुए हैं, कराची पहुंच गए होंगे या रास्ते में होंगे, वो आ जाएंगे। शायद इतना बहुत ज़्यादा हमें को ख़राबी का मामला ना हो, क्योंकि बाहर से कुछ ये इमदाद वगैरह भी आ रही है, कुछ दूसरा भी है। कुछ पानी जब निकल जाएगा तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि हमारी जो गंदम हमारे गोदामों में पड़ी थी उसका कितने % उसकी खराबी हुई है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना, पानी को सारे एरियाज़ में तो नहीं गया। और कपास जो है वो क्योंकि वो खाने के वाली चीज़ नहीं है, इसलिए कोई ऐसा नहीं है। मूंजी अभी इब्तदा में थी, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमें को ख़राबी का मसला नहीं है। हाँ, हमारे फ्रूट के जो बागात थे कोयटा साइड पे और इधर उधर और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, वो हमारे बहुत ज़्यादा तबाह हुए। तो ये ज़्यादा असर फलों पे, ज़्यादा असर फलों पे पड़ा है। अंगूर के, सेब के बागात जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा बर्बाद हुए। अच्छा, एक और चीज़ जो कि अभी नज़र आ रही है, ऑफ कोर्स आई डू फील लाइक कि ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से ज़रूर इशूज़ का सामना करना पड़ रहा है। फ्लड रिलेटेड एरिया से या कोई भी रूट अगर वहाँ से गुजरती थी तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा इशू है इस वक्त, जिसकी वजह से एक शॉर्टेज टू अ सर्टेन एक्सटेंट ज़रूर क्रिएट हो सकती है उन सब्जियों को या फलों को लेकर जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं भी हुए, कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रही, शॉर्टेज क्रिएट हो गई है, प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं। अगर आप देखें टमाटर इस वक्त आपको 500 पर केजी पे नज़र आ रहे होंगे, या आपको बाज़ार में अगर आप पूछ रहे हैं तो प्याज आपको नहीं मिल रहे हैं। तो डिफरेंट और सब्जियां भी इस तरह की मौजूद हैं जो कि या तो आपको बहुत महंगे रेट्स पे मिल रही हैं या आपको मिल ही नहीं रही हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? वो उसमें दो तीन चीज़ें हुई ना। एक तो हमारी वो फसल ख़राब हुई प्याज की और टमाटर की। दूसरे नंबर पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही सारा तबाह हो गया ना जी। रोड ही नहीं रहे, सड़कें ही नहीं रही, वो हमारा माल पहुंच ही नहीं पाया जो बकाया जिस जगह से आ सकता था। मगर अब ये हुआ कि थोड़ा बहुत जो रास्ते क्लियर हुए और ईरान से हमें टमाटर भी आ गया, प्याज भी आ गया। अब टमाटर का रेट जो है वो बहुत खासा कम हुआ है। प्याज का भी इस तरह, प्याज जो था वो 350-400 रुपये तक चला गया था, अब 150 के करीब करीब आ गया है। रेट काफ़ी कम हुए हैं बाहर से माल आने की वजह से। हाँ, अब सड़कें, रोड जो है वो कुछ बेहतर हो जाएंगे ना, तो बाहर से माल आएंगे तो फिर ही पूरा होगा। हमारा तो काफ़ी सारा माल जो है ख़राब हुआ, ये बर्बादी हुई है। और जहाँ जहाँ, चूँकि ये सब्ज़ी है, टमाटर तो 3 दिन नहीं निकालता, वो जहाँ जहाँ ट्रक खड़े थे वो ट्रकों में पड़ा ही ख़राब हो गया, प्याज भी और टमाटर भी। और वो सारा माल हमारा ज़ाया हुआ है, किसी के काम भी ना आया और वो उसी तरह ही वो बर्बाद हो गया। ये सारे इश्यूज होते हैं जब इस तरह के मामलात होते हैं। रोड के वो हमारे बस में तो नहीं है, हम उसको कैरी कर ही नहीं सकते। कोई और दूसरा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, आना तो उसने रोड से ही है, बाई एयर हम उसको ला ही नहीं सकते वहाँ, क्या करेंगे हम। तो इस तरह के ये मामलात होते हैं। ये कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि खुदा न खास्ता इस पर कंट्रोल ना किया जाए। हाँ, आइंदा के लिए प्लानिंग करने की हमें बहुत अशद ज़रूरत है। हमें पानी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और कंट्रोल हम कर सकते हैं अगर पूरी दुनिया कर सकती है। हमसे बहुत ज़्यादा सैलाब आए हैं चाइना में, और चाइना में कोई एक जगह पे कोई एक बंदा नहीं मरा या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो हमारे साथ हो गया। इंडिया में भी ऐसा हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, बहुत ज़्यादा सैलाब आए, मगर वहाँ नुकसान हमारे जितना कहीं भी नहीं हुआ जितना हमारा हुआ है। उधर भी डैम मौजूद थे, उधर भी प्लानिंग मौजूद थी, उधर भी सारा कुछ मौजूद था। इसका मतलब ये है, ये सारा कुछ साबित ये करता है कि हमारी प्लानिंग में कहीं कुछ कमी थी, उस वजह से हम इसका शिकार हुए हैं।
हमें आइंदा संभलना होगा, हमें अपने आप को ठीक करना होगा। हमारी ज़मीनें बड़ी ज़रखेज़ हैं, हमारे पास बड़े अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ज़रई यूनिवर्सिटी, फलां यूनिवर्सिटी, अयूब रिसर्च जैसे इदारे मौजूद हैं, मगर वो अपना काम अगर करें, पूरी तरह इसके ऊपर रिसर्च का काम करें, तो हम अपनी क्रॉप को डबल ले सकते हैं। हमारी ज़मीनों में से अगर हम 35 मन 32 मन गंदम ले रहे हैं, तो हम इसको 70-75 मन भी पर एकड़ ले सकते हैं। हम गन्ने को भी ले सकते हैं। हाँ, एक और बात देख करने वाली, ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ ही हमारे इंडिया में ज़ीरा 40,000 रुपये मन वाली जो चीज़ है, वो उधर क्रॉप होती है। हमारी क्यों नहीं हो सकती? एक जैसा माहौल है, एक जैसा एटमॉस्फेयर है, एक जैसी सारी चीज़ें हैं। हम वही 3600 रुपये मन वाली, 2600 रुपये मन वाली चीज़ें उगा रहे हैं, गंदम उगा रहे हैं, वो 40,000 रुपये मन वाला ज़ीरा उगा रहे हैं। हम क्यों नहीं ज़ीरा उगाते? हम क्यों नहीं ओलिव ऑयल जो है, जैतून, क्यों नहीं हम उसको बीजते? हम बीज सकते हैं, हमारे भी उसी तरह की ज़मीन है। तो हमें ये काम करने चाहिए जिससे हम ज़्यादा क्रॉप ले सकें, हमारा किसान खुशहाल हो सके, हमारे कारोबार का जो वॉल्यूम है वो ठीक हो सके। अच्छा, इस वक्त हमें डिफरेंट कंट्रीज से मेजर, इनफैक्ट नॉट ओनली कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज के थ्रू भी अमदाद मिल रही है सैलाब के लिए। एंड आई डू फील लाइक कि ये एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे आप देखते हो कि शायद जोग्राफिकल, रिलीजियस डिफरेंसेस, रेस, कलर, एथनिसिटी, कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है, सिर्फ इंसानियत मैटर करती है। इंसान एक दूसरे के लिए उस वक्त में जब आप आगे बढ़कर काम करते हो, तो आई थिंक बड़ी एक अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ है हमारी आज की दुनिया के बारे में। क्या लगता है ये फंडिंग, ये इमदाद एक्चुअली में ज़रूरतमंदों तक पहुँच पाएगी? उसमें थोड़ा सा इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं आपके मीडिया के थ्रू कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें ऐसे एंटर हो रहे हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, और जो सैलाब ज़दगान के ज़ुमरे में आते ही नहीं है। अब कल की मैं एक खबर देख रहा था कि लोग जो है जहाँ ट्रक लेके कोई जाता है वहाँ मोटरसाइकिलों पे आके आ जाते हैं और वो सामान लेके चले जाते हैं। ये इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। बहुत सारी जगह खराबियाँ हो रही हैं जहाँ पे तो पाक फौज जैसे, अखूवत जैसे, सैलानी जैसे ये इदारे, अलखिदमत जैसे इदारे ना, वो मैनेज करके चल रहे हैं ना, वहाँ पे तो हर चीज़ प्रॉपर हो रही है। बाकी लोगों को मैं गुजारिश करूँगा कि सारे लोग खिदमत कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपने अपने तौर पे, मगर इसको मैनेज ज़रूर करें कि अपना तरीका एक बनाएं। वहाँ पे जहाँ जहाँ लोकल लोगों की मदद लेने की ज़रूरत है उनके साथ रब्ता करें। उनको पता होता है कि कौन बंदा इफेक्टिव हुआ है, कौन नहीं हुआ है, तो उनको सारा को ना ऑन बोर्ड लेना चाहिए। बिल्कुल। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे आज डिफरेंट उन इश्यूज़ के बारे में जो कि फ्लड से रिलेटेड है, या फिर इस वक्त जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हमारे मुल्क में मौजूद हैं। एक चीज़ और एक टॉपिक जो कि आई थिंक हर जगह पर कहीं ना कहीं टू सर्टेन एक्सटेंट रिलेट कर सकता है, वो पॉलिटिक्स का है। पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं करंटली, और स्पेशली अगर 2022 की बात करते हैं, तो 2020 और 2021 अगर कम्प्लीटली कोरोना के हवाले से इम्पॉर्टेंट था, तो आई थिंक पॉलिटिक्स के हवाले से शायद ही 2022 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वक्त आपने पाकिस्तान के अंदर देखा। एंड इनफैक्ट इन द पास्ट ज़रूर रहा होगा, लेकिन रीसेंट हिस्ट्री के अंदर आई डू फील लाइक 2022 में जितनी पॉलिटिकल चेंजेस एक साथ आपको आते हुए नज़र आई हैं, कितनी इनप्रिडिक्टेबिलिटी हमें नज़र आई है, आई थिंक शायद ही पहले कभी हमने उसको एक्सपीरियंस किया हुआ। उसी वक्त में अनसर्टनिटी भी बहुत सारी है, किसी को भी मालूम नहीं कि चीज़ें आगे चलते हुए किस तरह से नज़र आएंगी, कल इलेक्शंस हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और जो इलेक्शंस होंगे उसमें क्या रिजल्ट्स आएंगे, या वो इलेक्शंस हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे सवालात हैं, और इनमें से किसी भी सवाल का जवाब ना तो मेरे पास है ना तो हमारी आवाम के पास इस वक्त मौजूद है। बेस्ट हम कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल आगे बन सकते हैं। आपके ओपिनियन में इस वक्त पॉलिटिकल किस साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ज़्यादा आवाम का झुकाव किस तरफ नज़र आ रहा है? देखें जी, मैं चूँकि कोई पॉलिटिकल आदमी तो हूँ नहीं, मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो सारी अखाड़ बछाड़ ये 2022 में हुई है ना, उसका हमारी मईशत पर बहुत बुरा असर आया है। अगर ये अनस्टेबिलिटी ना होती
तो आज शायद हमारा कारोबारी तौर पे हमारे हालात बहुत बेहतर होते हैं। ये हर 3 महीने बाद वो हुकूमत आ गई है, 2 महीने बाद वो आ गई है, ये इसने हमें बहुत ज़्यादा कारोबारी तौर पे, माशी तौर पे बहुत डिस्टर्ब किया है। अल्लाह करे ये 25 तारीख को जो होने वाले इलेक्शन है उसके बाद को ऐसा अच्छा रिजल्ट आ जाए, कोई ऐसी स्टेबिलिटी आ जाए जिसमें सियासी तौर पे हमारा मुल्क जो है वो आगे चले। कोई भी सियासी पार्टी आए, कोई भी कुछ हो, सारे लोग जो हैं वो सारे इस मुल्क के वेल विशर हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। मैं तो ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना या किसी को बुरा भला कहना, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। हम सब लोग इस मुल्क के वासी हैं, ये हमारा मुल्क है और हमने यहीं रहना है, हमने कहीं नहीं जाना। हमारे आबा अजदाद ने बड़ी मुश्किल से यहाँ अपना खून दे के ये मुल्क बनाया है। हमारी माओं, बहनों, बेटियों की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं जिसकी वजह से आज आप मैं सब यहाँ बड़े बाइज्जत बैठे हुए हैं। तो इसके बारे में सोचना गलत और या इसके बारे में कुछ ऐसा दिमाग में लाना कि भाई ये इसको कोई खुदा न खास्ता कुछ हो जाए या हम एक दूसरे को गद्दार कहें या मैं इसको बिल्कुल ही, मेरे लिए तो ये सोचना भी मुहाल है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि खुदा के लिए जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, अल्लाह का वास्ता है, इस मुल्क पे रहम करते हुए, इस मुल्क को अपना मुल्क मानते हुए इसके साथ वो सलूक करें जो हम अपने घर के साथ करते हैं। ये हमारा घर है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, हम कारोबारी तौर पे जो बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं और हमें यही नहीं पता होता कि कल क्या होना है, तो इन सारी चीज़ों को आप मेहरबानी करें, अवाम पे भी, पब्लिक के ऊपर भी, और जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं उनको भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इन सारी चीज़ों के ऊपर पूरी नज़र रखें और नज़र रखते हुए इन मामलात को आगे लेके चलें। हम कारोबारी तौर पे बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ परेशान हैं। हमारे लिए कारोबार करना मुश्किल हुआ है इन हालात में, क्योंकि कारोबार करने के लिए अमन का होना और हालात का अच्छा होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। अब इस वक्त तमाम इंडस्ट्री जो है ना वो सफ़र कर रही है, इंडस्ट्री अच्छे तरीके से नहीं चल रही। एक्सपोर्ट हमारी जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। लूमें हमारी तकरीबन बंद होने के करीब हैं या बंद हुई पड़ी हैं। आप हमारे बाज़ारों में आके देखें, गाहक नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। पैसे जो है हमारे एक दूसरे के, जो जिसको मैंने पहले भी कहा कि हमारी उधार की इकॉनमी है सारी, हम एक दूसरे पे एतमाद नहीं कर रहे कि मेरे पैसे वो ना खा जाए मैं उसके ना खा जाऊँ। यानी गैर यकीनी, बेयकीनी की सूरत हाल है। इसको ख़त्म होना चाहिए और सियासी तौर पे इस्तेहकाम आना चाहिए। अच्छा, आपने कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की, स्पेशली अगर हम देखते हैं करंट सूरत हाल में जितनी भी महंगाई से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ऑफ कोर्स उनका इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेसेस के ऊपर होता है। फैसलाबाद शहर ही ऐसा है कि हमारे ताजर बहुत, आई कांट मेंशन इट इनफ, कि चाहे वो एसएमई सेक्टर की बात करते हैं, चाहे वो हम सिर्फ दुकानदारों की बात करते हैं, चाहे हम वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। फैसलाबाद शहर एक ऐसा शहर है जिसमें हर तरह की इंडस्ट्री आपको मिलेगी, हर किस्म का बिजनेस आपको मिलेगा। अपना फोकस ज़्यादा डाइवर्ट ना करते हुए क्या इम्पैक्ट जो महंगाई है ओवरऑल उसका बिजनेसेस के ऊपर नज़र आता है? जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात करते हैं, हम पेट्रोलियम प्राइसेस की बात करते हैं, क्या असर है उसका फैसलाबाद की इंडस्ट्री के ऊपर? जैसे महंगाई होती है बिजनेस कम होता जाता है। ये बड़ी एक कंसेप्ट ये है कि महंगाई हुई ताजने ये मौजा लग गई हैं। हाँ जी, बिल्कुल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारा कारोबार यकीन करें कि वो नीचे जाता है जब महंगाई होती है। लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो जाती है, वो आना जाना छोड़ देते हैं, ख़रीदारी बंद हो जाती है, हमारा वॉल्यूम 20-25% रह जाता है। जब लोग खुशहाल होंगे, महंगाई नहीं होगी, उनके पास पैसे होंगे, वो आएंगे तो ख़रीदारी करेंगे, पैसे होंगे तो करेंगे ना। पैसे नहीं होते नहीं आते हैं। अब देखें मिर्च जो है, ये सुरख मिर्च, ये हमारी तबाह बर्बाद हो गई है पानी की वजह से। ये सारी होती है इधर सिंध में। तो हुआ ये कि वो फसल ख़राब होने की वजह से पहले उसका रेट था 12,000 रुपया पर 40 kg, 22,000 रुपये रेट हो गया। अब बिकती नहीं है सारे दिन में। पहले अगर फ़र्ज करें एक दुकानदार 100 मन बेचता था तो अब वो बिकती 10 मन है, यानी उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। इसी तरह मैं खजूर की मिसाल दूंगा। खजूर हमारी सारी तबाह बर्बाद हो गई है, वो सारी की सारी वो भी सिंध से आती थी।
और वो सारी की सारी बर्बाद। उसका भी रेट बढ़ गया, उसका भी गाहक कोई नहीं। ये हमारा जब जब महंगाई होती है, कारोबार का लेवल जो है ना वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। कपड़े के रेट जो हैं वो इस सैलाब की वजह से, चूंकि उधर सारा एरिया इफेक्टिव हो गया है, सारा कपड़ा इधर से जाता था, तो वो सारे लोग गाहक जो हैं वो दुकानदार हमारे जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। इस तरह महंगाई होने का असर हमारे दुकानदार पे बड़ा बुरा पड़ता है। आम आदमी तो पड़ता ही पड़ता है ना बेचारा, वो तो उसकी कुव्वत खरीद ही खत्म हो जाती है। हमारा दुकानदार जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। ये इसका आता है असर। अगर हम डिस्कशन को रैप अप करने की कोशिश करें, क्या लगता है आज जो इकोनॉमिकल सूरत हाल है, पॉलिटिकल सूरत हाल है, सैलाब के हवाले से, फूड सिक्योरिटी के हवाले से गवर्नमेंट का क्या एक्शन प्लान होना चाहिए? थोड़ा इनको फैसिलिटेट करना चाहिए लोगों को, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ करेंगे। टैक्सेस जो हैं उनको कम करना चाहिए। हर किस्म के टैक्सेस जो ग्रोअर के ऊपर थे उसको माफ़ करना चाहिए, उनको और ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए। बिजली के रेट्स कम करने चाहिए। और जो मैंने पहले कहा कि ये जो है ना, जैसे ही सैलाब से हम फारग होते हैं, खुदा करे हमारा नुकसान कम से कम हुए हों, तो आइंदा की प्लानिंग जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस मुल्क को आगे लेके चलना चाहिए। क्योंकि ये जो तरीक़ेकार है जिस तरह हम कर रहे हैं ना, ये इस तरह नहीं मामला चल सकते। हमें सोचना पड़ेगा। हमें इस तरह बस ठीक है डंग टपाऊ पॉलिसी के तहत इस मुल्क को अब जो है ना वो चलाना हमें बंद करना पड़ेगा। हमें पूरी एक फोकस्ड टारगेट करके हर शोबे को, हर सेक्टर को, तो फिर हमें चलाना पड़ेगा। और इस तरह ये जब मुल्क जो है ना वो तरक्की की राह पे दौड़ेगा और चलेगा। एक टर्म होती है गोल ओरिएंटेड। आई थिंक जब भी आप बगैर किसी गोल के डायरेक्शन के आप काम कर भी रहे होते हैं, विदाउट अ डाउट ऐसा नहीं है कि हमारे ऑफिशियल्स काम नहीं करते, कोशिश नहीं करते। जिस तरह आपने भी कहा कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल मौजूद है, और वो डेफिनेटली नज़र आता है जब आप एक ग्लोबल स्टेज पे देखते हो और आपको पाकिस्तान का नाम, तो उससे ज़्यादा खुशी आई डाउट कि अगर आपको किसी और लम्हे में होती है। जब आप अपने किसी पाकिस्तानी को देखते हैं आगे बढ़ते हुए, अपना नाम बनाते हुए, तो आई थिंक हम सबको फ़ख्र महसूस होता है उस लम्हे में। और शायद इतनी रेयरली ये चीज़ें होती है, शायद इसलिए हमें ज़्यादा एहसास है इन चीज़ों का और हम ज़्यादा वैल्यू करते हैं इन लम्हात को। तो आई थिंक गोल ओरिएंटेड अप्रोच होना ज़रूरी है। गोल्स होने चाहिए, पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, और फिर साथ साथ उस सक्सेस को कोशिश करनी चाहिए कि आप मेयर भी कर रहे हो, कि आपको पता भी हो कि आप कितने % सक्सेस रेट है आपका, आप कितनी चीज़ें कर रहे हैं जो कि एक्चुअली में कोई ग्राउंड लेवल के ऊपर बदलाव ला रही हैं, चेंज ला रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।